कि जो भी कोई गवर्नमेंट्स होती है ना, वो सबसे पहले इस महंगाई से बहुत डरती है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट को 8% पे पैसा मिल रहा है तो नेचुरल है कॉर्पोरेट को इससे ज़्यादा पैसा मिलेगा। हमारे देश में तो प्याज की वजह से गवर्नमेंट पलट गई। ये जो महंगाई है ना, इट्स अ साइलेंट किलर। आपको पता नहीं लगता है कि सडनली हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो आपकी EMIs बढ़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, समय न्यूज में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है पायल मोहिंद्रा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत इस समय प्रगति पर है और दिन ब दिन रफ्तार बढ़ती जा रही है। बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की, यानी कि भारतीय इकोनॉमी की। कहां खड़ा है भारत अपनी इकोनॉमी को लेकर? आज हमारे साथ हैं सीए हरीश नागपाल, जो कि सेबी के रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द समर न्यूज में। मेरा पहला सवाल, कैसे देखते हैं आप भारतीय अर्थव्यवस्था और उसकी रफ्तार को? भारत एज पर इसमें वैसे तो बहुत तरक्की कर रहा है। जब भी हम कोई चीज़ को देखते हैं तो रिलेटिव देखते हैं। रिलेटिव पाकिस्तान हो गया या श्रीलंका हो गया, हमारे पड़ोसी मुल्कों से हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अदरवाइज हम पूरा वर्ल्ड भी देखें तो वी आर अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। सो एज पर ग्रोथ ट्रेजेक्टरीज इज देयर, तो हम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर एक ही जो अभी एस्पेक्ट जो लग रहा है, बिकॉज पूरे वर्ल्ड ओवर ब्याज के जो रेट थे वो बहुत ही कम थे, तो उसकी वजह से ग्रोथ हर जगह बहुत ज़्यादा हो गई थी। हर कोई चीज़ जो यूज़ होती है, रॉ मटेरियल्स एंड ऑल, उसकी महंगाई बढ़ने के कारण पूरे वर्ल्ड ओवर में ये जो इन्फ्लेशन है बहुत बढ़ गई है। तो हर सेंट्रल बैंकर इस टाइम इस चीज़ से वरीड है कि इतनी महंगाई बढ़ गई है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सब जगह बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना है, इसका कहीं ना कहीं कारण एक विजन रहा था केंद्र सरकार का, जब उन्होंने GST इंट्रोड्यूस किया था। उसका जो मेन मकसद था, असली मुद्दा ये था कि तरक्की की जाए, केंद्र की भी, कंट्री की भी, और उसके साथ साथ राज्यों के भी। तो आपको क्या लगता है, GST का ये फैसला कितना सही या गलत साबित हुआ? GST आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट, और इसमें सिर्फ शुरू में इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत थी, पर वर्ल्ड ओवर कहीं भी अगर आप अच्छी डेवलप्ड इकोनॉमी देखो तो ये एक अच्छा, इसको मैं स्टेप मानूंगा। और ये अभी और इसका डाटा जैसे अब हर साल इम्प्रूव हो रहा है, इससे जो ब्लैक मनी है उस पर भी काफ़ी कंट्रोल लगा है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी कंस्ट्रक्टिव स्टेप, और ये तो इससे तो और अच्छा ही होने वाला है। और वी आर मूविंग टूवर्ड्स दिस वाइड इकोनॉमी, और वही जो हमारे को, और अब जैसे हमने काफ़ी सोशल मेजर्स भी ले रहे हैं, तो ये हमको जो GST की कलेक्शन है, ये हमको बहुत बड़ा सपोर्ट देता है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी कंस्ट्रक्टिव स्टेप। और इसके साथ साथ अब जो असली मुद्दा है जिस पर आज हम बात करना चाहते हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं उन तक पहुंचाना चाहते हैं, वो है बढ़े हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अभी कुछ आंकड़े जो सामने आए हैं, पहले हम बात करते हैं कि जो राज्य सरकारें हैं वो गवर्नमेंट लैंड को गिरवी रख देती है, मॉर्गेज कर देती हैं, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय इतने बढ़ गए। अगर हम बात करें तो कल जो आंकड़े आए, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना ने तकरीबन 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है मॉर्गेज करी है अपनी सरकारी प्रॉपर्टीज। और तेलंगाना की, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वो हमारे सामने आते हैं कि 20 साल तक का लोन लिया है। तो ये जो है ट्रेंड क्यों नजर आ रहा है? अभी क्या है, जब भी अभी जो हम चर्चा कर रहे थे पहले भी, इससे क्या है कि जो भी कोई गवर्नमेंट्स होती हैं ना, वो सबसे पहले इस महंगाई से बहुत डरती हैं। अगर ये जब जैसे ही महंगाई बढ़ती है तो वो बहुत सारे स्टेप्स उनको लेने पड़ते हैं। इस केस के अंदर क्या है, अब जैसे तेल के रेट बढ़ रहे हैं, तो नॉर्मली ये इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस कि जितना भी स्टेट का डेफिसिट होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट का डेफिसिट होता है, वो उसको लोन से पूरा करते हैं। तो उस केस में ये नॉर्मल प्रोसेस है कि ऑक्शन होती है। इस ऑक्शन के अंदर ये सारी गवर्नमेंट्स, RBI उनको हेल्प करता है, और जो कल ऑक्शन हुई है उसके अंदर रेट 8% से ऊपर चला गया है। तो ये इसको मैं मतलब इट्स लाइक थोड़ा डराने वाली फिगर्स हैं, क्योंकि 8% पे अगर गवर्नमेंट लोन ले रही है तो आप सोचो कि जो कॉर्पोरेट्स हैं या उनके लिए इट बिकम्स अ लिटिल टफर, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके लिए जाहिर सी बात है ज्यादा होगा। ट्रैजेक्टरी रेट ऑफ इंटरेस्ट की जब ऊपर जाती है तो ये
इसको मैं अच्छा नहीं मानता। इसमें एक ये भी है कि आजकल इसके ऊपर भी एक रेगुलेशन आया है प्रूडेंस के ऊपर, तो हो सकता है इसकी वजह से भी कल थोड़ा रेट ऑक्शन में ज़्यादा चला गया हो, क्योंकि कुछ मंथ पहले इसमें ऑक्शन कैंसिल हुई थी, ये आंध्र प्रदेश और वो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स का अपना व्यू है कि ये जो इन्होंने जब ये लोन ये वेलफेयर के लिए करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे को ये रोक रही है गवर्नमेंट या वो, बट आई थिंक पूरे वर्ल्ड ओवर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से अभी इंडिया में भी अब जैसे आज भी जो पॉलिसी में बोला कि उन्होंने बोला कि हम लोग हमारा इन्फ्लेशन जो हमारा टारगेट है 6% से ऊपर चल रही है, तो उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया, उसी का इफेक्ट है। नहीं, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो कोरोना के बाद तो काफी कम भी हुए थे। नहीं वो ठीक है, उस टाइम हमारा जो आरबीआई का फोकस था ना वो ग्रोथ के ऊपर था। अभी क्या है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ चुकी है, तो इसलिए अब जो फोकस है वो ग्रोथ से हटके इन्फ्लेशन की तरफ आ गया है। नॉर्मली जब ये ब्याज के रेट बढ़ते हैं तो आरबीआई रेट जैसे आज बढ़ाया है, रेपो रेट इंक्रीज़ किया है, तो इनके नॉर्मली 4 स्टैंस रहते हैं। तो पहला जैसे ग्रोथ पॉलिसी के अंदर एक ग्रोथ स्टैंस में आरबीआई जब भी ब्याज के रेट यानी पूरी इकॉनमी में ग्रोथ रहती है और उनको पैसे का फ्लो सिस्टम में डालना है तो ब्याज के रेट कम है तो उसको हम ग्रोथ स्ट्रेटजी बोलते हैं। दूसरा क्या है, नॉर्मल जो स्टांस रहता है वो एक न्यूट्रल है, जहाँ ये नहीं रहता है कि ब्याज के रेट बढ़ेंगे या कम होंगे। आरबीआई को क्लैरिटी अभी उस टाइम पे इतनी नहीं रहती है। और जैसी कि आज आई है जो थर्ड पॉलिसी है जिसको हम हॉकिश बोलते हैं, हॉकिश का मतलब है आरबीआई का पूरा जो फोकस है वो सिर्फ इस बात पे है कि इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए, और एक है कोलैबोरेटेड। तो आज वाली हॉकिश है कोलैबोरेटेड है, जहाँ धीरे धीरे उनको लगता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो ब्याज के रेट धीरे धीरे बढ़ते हैं या धीरे धीरे, तो वो कोलैबोरेटेड रहती है। अब आप सोचिए कि अगर ब्याज के रेट इतने बड़े हुए होंगे, 8% अगर रेट है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट को 8% पे पैसा मिल रहा है तो नेचुरल है कॉर्पोरेट को इससे ज़्यादा पैसा मिलेगा, बिल्कुल, और नॉर्मल आदमी को उससे भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये उनकी बाइंग पावर को कम कर देता है। सो दिस इज नॉर्मली जो राइजिंग इन्फ्लेशन है इसको अच्छा नहीं मानते हैं, इससे इवन गवर्नमेंट्स फॉल हो जाती हैं। हमारे देश में तो प्याज की वजह से गवर्नमेंट पलट गई। बिल्कुल जी। तो ये आप देखिए गवर्नमेंट ने भी आप देखिए कितना प्रोएक्टिवली अब वीट के ऊपर भी स्टॉपेज कर दिया है, यानी वीट अब बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑल्सो इज वेरी कंसर्न, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों आर वरीड अबाउट द राइजिंग सिनेरियो, बिकॉज उनका एक बैंड है 4 to 6% का, वो चाहते नहीं कि इन्फ्लेशन 6 से ऊपर आए। तो अगले 4 क्वार्टर मेरे को लगता है कि कम से कम जो आज आरबीआई ने अपनी पॉलिसी में बोला भी है कि दे आर लिटल, उनको लगता है कि महंगाई अभी बड़े हुए लेवल पर रहेगी, तो इसकी वजह से इवन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगता नहीं है कि जल्दी से अभी कम होने के चांसेस। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए दो इट इज़ अ सप्लाई लेड इन्फ्लेशन ज़्यादा मेरा मानना है, लेकिन आरबीआई के पास एक ही ये प्राइमरी टूल रहता है कि वो इसको पैसे को महंगा कर देते हैं। तो उसके लिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, यानी अभी आज भी रेपो 50 पैसे बढ़ा दिया इन लोगों ने। तो इसका मतलब अगर पैसा महंगा होता है तो लोग स्पेंडिंग उस हिसाब से करते हैं, और साइकोलॉजिकली भी वो लोगों को बता रहे हैं कि चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो इसका साइकोलॉजिकल फर्क भी बहुत तो पड़ता है जो लोगों के buying एग्जैक्टली जो इन्फ्लेशन होता है आप कहना चाह रहे हैं, और जैसे कि हम ट्रेड सर्कल में बात भी होती है कि इन्फ्लेशन का लोगों की मानसिकता पर बहुत असर पड़ता है। लोग जब इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो लोग बड़े सिक्योर हो जाते हैं, सोच समझ के खर्चते हैं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन की बात नहीं होती, ग्रोइंग इकोनॉमी होती है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। तो ये जो महंगाई है ना, इट्स अ साइलेंट किलर। आपको पता नहीं लगता है कि सडनली हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है, और आप जो खर्चा करते हैं, नॉर्मली आप जो स्पेंडिंग करते हैं उसका कुछ पोर्शन, आप सोचिए ना, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो आपकी ईएमआई बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, ईएमआई बढ़ेंगी तो घर पे जितना पैसा आ रहा था उसमें से कुछ पोर्शन अब वो बढ़ी हुई ईएमआई ले जाएगी, तो आप स्पेंडिंग कम करोगे। जब आप स्पेंडिंग कम करते हो तो इसका फर्क हर चीज पे पड़ता है। इवन कंजम्पशन इज पार्ट ऑफ जीडीपी। तो अगर हम कंज्यूम नहीं करेंगे, कम कंज्यूम करेंगे, तो इसका फर्क जीडीपी पे भी आएगा। जाहिर सी बात तो हर चीज आपस में इंटर रिलेटेड है। स्टॉक मार्केट यानी कि इक्विटी मार्केट पर क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, जैसे एक नॉर्मली एक एफडी से एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। एफडी की आज अगर हम 6% की एफडी करते हैं तो उसकी यील्ड 6% है, ठीक है। उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी अगर हम, जैसे निफ्टी एक इंडेक्स है, उसकी 50 कंपनी है, उसकी अर्निंग है जैसे इस टाइम
795 के करीब है, तो उसकी अर्निंग यील्ड है, जैसे उसकी 6 है तो इसकी समझ लीजिए 4.5% है। नॉर्मल जो डिफरेंस रहता है वो 1% का है। इस केस के अंदर अब ये जो ब्याज के रेट बढ़ रहे हैं, इसका मतलब डेट के पेपर की, ये जो एफडी है इसकी यील्ड बढ़ रही है, और अभी ये जो हमारे पास स्टॉक मार्केट है निफ्टी, इसकी यील्ड 4 तरह से बढ़ सकती है। पहला एक चीज है कि ये इनका जो डिफरेंस है वो 1% पे होना चाहिए, अभी 2.5 पे है, तो ये कैसे कम हो सकता है? या तो अगर गवर्नमेंट पेपर की यील्ड कम हो जाए, दूसरा कैसे हो सकता है अर्निंग बढ़ जाए, तीसरा है अर्निंग अब जो कि मुश्किल लग रहा है दोनों सिनेरियो में, बिकॉज राइजिंग रेट सिनेरियो में हम हैं तो ये अभी इंटरेस्ट रेट गिरते हुए नहीं लग रहे हैं। दूसरा है कि अर्निंग बढ़ जाए, अर्निंग भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बढ़ जाएगी, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे मेटल्स हैं या है, इनके अभी रेट कम हो गए हैं, तो अर्निंग का भी नहीं लग रहा है कि बढ़ेगी। थर्ड क्या है कि अर्निंग स्टैग्नेट ओवर अ पीरियड बढ़ जाए, तो वो एक हो सकता है, इसका मतलब टाइम करेक्शन आ जाएगी बाजार में, यानी बाजार यहीं रहेगा, ज्यादा बढ़ेगा। और चौथा क्या है कि मार्केट करेक्ट हो जाए, शेयर बाजार ही टूट जाए, तो आपको चीज सस्ती मिलेगी, तो उस पर अर्निंग अपने आप यील्ड बढ़ जाएगी। तो फोर्थ सिनेरियो ज्यादा प्रोबेबल लग रहा है। पास्ट ने ये दिखाया भी है, जब जब क्योस हो तब तब आप पैसा डाल दीजिए, तो ओवर अ पीरियड अगर आपका हॉरिजन लंबा है तो आपके लिए इट गिव्स यू अ गुड रिटर्न्स। सर, हम यहाँ एक्चुअली हमारे जो व्यूअर्स हैं ये जानना चाहेंगे कि ये जो बढ़े हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा, और दूसरी चीज कि इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस केस में अब जैसे बढ़े हुए रेट हैं, तो इसका एक फायदा क्या हो सकता है, फायदा भी है, नुकसान तो है ही है कि सबकी ईएमआई बढ़ने वाली हैं, दिस इज फॉर श्योर। सबके जो आज अब कोई भी कंपनी है जो लोन लेती है, उसका इंटरेस्ट जो एक एक्सपेंस इज वन पार्ट, जो इंटरेस्ट इज वन एक्सपेंस, तो वो एक्सपेंस बढ़ जाएगा इंटरेस्ट वाला पोर्शन, तो नेचुरल है कि प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। तो दूसरा क्या रहेगा इस केस के अंदर, इनको फायदा भी है, जो आदमी सेवर है उसके लिए ब्याज के रेट बढ़ना तो अच्छी बात है ना। दूसरा, एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए इस स्थिति में, तो अगर जैसे कोई लोन लिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि फ्लोटिंग रेट से फिक्स्ड रेट करा लें अपने लोन का, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाना चाहिए, बिकॉज अभी हम राइजिंग रेट सिनेरियो में हैं और ब्याज के रेट थोड़े बढ़ते हुए लग रहे हैं। और जो इन्वेस्टर है उसके लिए, जैसे एफडी का इन्वेस्टर है या बॉन्ड मार्केट है या जो फिक्स्ड इनकम में लेते हैं, उनको इन हाई यील्ड्स के ऊपर अपने यील्ड्स को लॉक करना चाहिए, पर एकदम नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे इन अ स्टैगर्ड मैनर, हर महीने या हर हफ्ते, जैसे भी ओवर अ 6 महीने 1 साल के समय में एसटीपी फॉर्मेट में उनको बॉन्ड लैडरिंग या जो हम फिक्स्ड इनकम लैडरिंग बोलते हैं, हर समय में कुछ थोड़ा थोड़ा अपनी यील्ड को लॉक करता रहना चाहिए। इंडिया जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग, हम बोलते हैं कि हमको मैन्युफैक्चरिंग करनी है इंडिया के अंदर, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये इसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो लॉन्ग टर्म में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते, तो इसका बेनिफिट हमको बॉन्ड मार्केट देती है अगर हम बॉन्ड लैडरिंग करते हैं। और तीसरा, जो इक्विटी इन्वेस्टर है, जो बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उसको तो ये 4 क्वार्टर या 3 क्वार्टर से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उनको एसआईपी फॉर्मेट में या अपना एक पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म जो भी वो क्रिएट करना है, चाहे म्यूचुअल फंड चाहे खुद का पर्सनल स्टॉक्स में, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के साथ, और उसमें एसेट एलोकेशन का ख्याल रखते हुए। अब जैसे पास्ट में कुछ 1-2 सालों में इक्विटी ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है और डेट ने इतना रिटर्न नहीं दिया है, तो लोगों का जो पोर्टफोलियो इस समय पे है वो ओवरलोडेड है टूवर्ड्स इक्विटी। तो मेरा ये मानना है कि इस टाइम उनको अपना फिर से एक बार अपने पोर्टफोलियो को देखना चाहिए, और अगर उनको लगे जैसा भी उनका नेचर है या उनका एक उनका जो वो एनालिसिस करें एक कि आज जिस स्थिति में हम हैं, या चाहे वो टैक्टिकल मूव भी है, तो कुछ पोर्शन इक्विटी से थोड़ा उनको अपना एलोकेशन थोड़ा कम करना चाहिए, वरना हर आदमी का अपना एक एसेट एलोकेशन उसको देखना चाहिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स के सलाह से। तो उसको ये 3-4 पॉइंट अगर हम देखेंगे तो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो क्या फोर्सी करते हैं आप अगले 6 महीने? 6 महीने में अगर इक्विटी मार्केट की बात करूं तो मेरे को ऐसा ज़्यादा लगता नहीं है कि कुछ बहुत उतार, इसमें नॉर्मल वॉलेटिलिटी रहेगी, बट कोई बहुत मेजर मूव हलचल नहीं नहीं लगता है, रहेगी। कोई बहुत ज़्यादा मूव नहीं लगता है। अदरवाइज डेट मार्केट में आई थिंक दिस इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट निबलिंग, और थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टर्स को डालना चाहिए ओवर अ पीरियड।
और उसके लिए इवन जैसे दे कैन लुक एट दीज आर टारगेट मैच्योरिटी फंड्स हैं, तो उनको देखना चाहिए। सो उनके अंदर अगर आप STP फॉर्मेट में पैसा डालते हो, इक्विटी में भी SIP फॉर्मेट में अगर आप पैसा डाल रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए तो इट्स अ गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एट पर से। यहाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने विचार साझा किए हमारे व्यूअर्स के साथ। बने रहें दिस समर न्यूज़ के साथ।